हमारे यहां हमेशा हम क्या सोचते थे, हॉस्पिटल बन जाए, बिल्डिंग बन जाए तो मान लिया जाता था कि हो गया। बहुत कृपा कर दी तो 2 डॉक्टर की नियुक्ति कर दी। डॉक्टर कंसल्टेशन देगा, लेकिन मेरा मानना है चिकित्सीय सेवा की बैकबोन तो नर्सिंग स्टाफ होगा और पैरामेडिक्स होगा। अगर इसकी अच्छी और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ है तो सेवा स्मूथली आगे बढ़ेगी, और नहीं है तो डॉक्टर तो अपना कंसल्टेशन देके चला जाएगा, अगले दिन फिर उसके सामने उससे ज्यादा विकट समस्या आने वाली है। और इस दृष्टि से उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। खैर 17 के पहले तो यहां मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी भगवान भरोसे थी, जैसे राज्य भगवान भरोसे था वैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं भगवान भरोसे थी। आज जब वो हमारी सेवाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, मुझे हंसी आती है इनकी बातों पर। जिन्हें सत्ता में रहने का अवसर मिला वे कुछ नहीं कर पाए, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं, अगर 17 के पहले यह नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती, आप में से एक भी सेलेक्ट नहीं होते। मुझसे गारंटी से लेना, आप में से एक भी सेलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप पैसा पढ़ाई कराने के लिए तो पैसा किसी प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन अनैतिक तरीके से पैसा नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए, एकदम नहीं देना चाहिए। हर योग्य अभ्यर्थी का अधिकार बनता है कि उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम मिले, और हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको काम दे। इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य दे, क्योंकि यह आपका अधिकार है। लेकिन 17 के पहले जो ये 9 लाख लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब तक ये नहीं सेलेक्ट हो पाते, और ये 9 लाख तो सरकारी सेवा में है। एमएसएमई जो यूपी का मर चुका था, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में, 3 करोड़ से ज्यादा। कहां जाते सब प्लान करते, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई सूरत, कोई बेंगलुरु, कोई हैदराबाद, कोई अन्य जगहों पर जाते। आज वे यहीं पे काम कर रहे हैं, अपने जनपद में काम कर रहे हैं, अपनी यूनिट में काम कर रहे हैं। सुरक्षा का माहौल मिला, बड़ा निवेश हुआ है। 60 लाख से अधिक नौजवानों को बड़े निवेश के माध्यम से यहीं के उद्योग में काम मिला है। आज यूपी देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 55%। देश में कुल जितना मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन होता है उसमें 55% यूपी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने देश के अंदर बन रहे हैं 60% अकेले यूपी में बन रहा है। और ये तब हुआ है, भाई मेरा तो कपड़ा जो है ऐसा है, लोग मुझे मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो 15 साल 10 साल
20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाए बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आया, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6,000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3,000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया, वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6,000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं भी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहनों और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं, किस मुंह से विकास की बात करते हैं? आप यहां से निकलेंगे, आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको ठीक सामने एक खड़ी बिल्डिंग दिखाई देगी। वो खड़ी बिल्डिंग है JPNIC। जयप्रकाश जी इस देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान वो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रखर समाजवादी थे, और देश की इमरजेंसी के दौरान देश को आपातकाल से मुक्त कराने के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को पूरा देश श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ याद करता है। जयप्रकाश जी के नाम पे वो बिल्डिंग दिखाई देती है। उसका एस्टिमेट कितना था मालूम आपको? बनाने के लिए जब पूरी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भवन बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया के लिए तो उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, DPR, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। उसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और वो चीजें तय होती हैं कि अब इसके बाद इसमें कोई भी रेट बढ़ेगा नहीं, कोई भी एस्टिमेट अब इसमें रिवाइज नहीं होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।